हेलो बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का जोरदार स्वागत करता हूं हिंदी मीडियम के नंबर 1 चैनल शुभम क्लासेस पर। मेरे प्यार बच्चों, नए वर्ष में आज हम नए वर्ष की शुरुआत हो चुकी है और आज पहला सेशन है 2024 का और आज हम डिस्कस करेंगे अनसॉल्व पेपर, जो कि अति महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। और यहां से आप देखेंगे ये अनसॉल्व पेपर बेटा ये पहला है और इस तरह से आपको अनसॉल्व कम से कम हम 4 प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन जो अनसॉल्व को होंगे बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, 4 अनसॉल्व प्रोवाइड करेंगे बेटा। और इसके क्वेश्चन द लल्लन टॉप प्रश्न होंगे। आप हर हाल में इन सारे प्रश्नों को करके जाएंगे। जो क्वेश्चन मैं कराया हूं या जो क्वेश्चन हिंट वाला होगा मैं हिंट दूंगा, और जो क्वेश्चन नए होंगे मुझे लगेगा कि मुझे बताना चाहिए, सॉल्व करना चाहिए, तो मैं उस प्रश्न को हल करूंगा। यकीन मानिए ये 4 कम से कम 4, अगर और अधिक मिल जाए 4 मिल जाए 5, जितना अधिक से अधिक अनसॉल्व कर पाए उतना बेहतर है। कम से कम आपको 4 करना है। ठीक है, और चलिए ज्यादा वक्त जाया ना करते, जो भी बच्चे, अब समय बहुत कम बचा है, मात्र 2 महीने का समय है हमारे पास। और संजीवनी बैच में जैसा कि मैंने बताया था कि संजीवनी बैच में आप जुड़ कर भैया आप कम से कम जिन बच्चों की तैयारी बिल्कुल नहीं है उन्हें फर्स्ट डिवीजन की गारंटी मैं दिलाता हूं। फर्स्ट डिवीजन जरूर आ जाएगा अगर ये सारे बैच, अगर आप संजीवनी बैच ज्वाइन करके हमारी जो है भैया कोर्स में क्या है टॉप 100 क्वेश्चन यहां पर लगातार चल रहा है। अनसॉल्व पेपर आपका पहला 3 गेस पेपर, PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, साथ में स्पेशल ट्रिक ये आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। अगर क्लास 10 की सभी विषयों की बात कर रहे हैं बेटा, मात्र 499 रुपए में ये शुरू के 300 छात्रों के लिए भैया, शुरू के 500 छात्रों के लिए यहां पर देख सकते हैं, शुरू के 500 छात्रों के लिए। ठीक है, तो आप फटाफट संजीवनी बैच से जुड़ के अपनी तैयारी में 4 चांद लगाइए भैया। ये 7 जनवरी से, ठीक है, एग्जाम तक का बैच रहेगा। ये 7 जनवरी से स्टार्ट होगा और एग्जाम तक, जब तक आपका आखिरी प्रश्न, आखिरी पेपर न खत्म हो जाए। ठीक है, तो ये हुई बात कहां पर भैया, तो शुभम क्लासेस ऐप में। और जो भी बच्चे हमारे ऐप से जुड़ चुके हैं उनका धन्यवाद, और जो भी बच्चे नहीं जुड़े हैं ज्यादा वक्त जाया ना करें, ज्यादा वक्त नुकसान ना करें, शुभम क्लासेस ऐप में आप इंस्टॉल कर जुड़ सकते हैं और बहुत आसान होता है। मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, बेसिक इंफॉर्मेशन पूछा जाता है। आइए चलिए सभी बच्चे फटाफट जुड़ जाए। और मैं हमेशा कहता हूं कि आप पेपर जब भी आपके सामने आए ना बेटा, जब भी पेपर आपके सामने आए, हमेशा मैं ना ये कहता हूं कि आप हमेशा लॉन्ग क्वेश्चन से शुरुआत करें। बहुविकल्पी प्रश्न, ठीक है, बहुविकल्पी प्रश्न अगर 20 है बेटा ना, तो अगर ये बहुविकल्पी प्रश्न अगर लास्ट के 20 मिनट भी मिल जाते हैं ना, लास्ट के 20 मिनट भी मिल जाते हैं तो आप कर ले जाते हैं। 20 क्वेश्चन 20 मिनट में हो जाते हैं, लेकिन ये आखिरी में करना है। पहले हमें निपटाना है लॉन्ग क्वेश्चन। आप सभी को पता है कि 3 घंटे 15 मिनट का पेपर होता है। 15 मिनट आपको पढ़ने वढ़ने ये सब गोला वाला पढ़ने के लिए मिलता है। आपका पूर्णांक 70 नंबर का, ये सारी चीजें आपको जानकारी होंगी, इसमें मुझे बहुत बताने की जरूरत नहीं है। एक चीज इसमें ध्यान देना है, इस नोट में एक चीज आपको ध्यान देना है बेटा, साफ साफ इसमें लिखा रहता है कि जिन प्रश्नों में आप लग रहा है कि फंस रहा है, प्रश्न कठिन है या आपको लगता है कि यार मुझसे नहीं हो पाएगा, उस प्रश्न पे आप हाथ न लगाएं। जो क्लियर कट है, जो लगे कि नहीं मैं ये प्रश्न कर ले जाऊंगा, ये मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है, ये तो मैं कल ही सॉल्व करके आया हूं भैया, तो आप वो प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। बहुविकल्पी प्रश्न आपके सामने बहुत ढेर सारे हैं। मैं बहुविकल्पी प्रश्नों पर अभी नहीं जा रहा हूं क्योंकि ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। अभी मैं चल रहा हूं लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ यहां पर अगर आप चलेंगे, ठीक है, इसी प्रकार ये चलिए बहुत आसान प्रश्न है समांतर श्रेणी का। ये क्वेश्चन आप देखेंगे, थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन आपको नए भी देखने को मिलेंगे एनसीईआरटी बुक के अलावा। ठीक है, सभी बच्चे एक बार सेशन को शेयर कर देंगे भाई। और आज के सेशन में 500 प्लस लाइक का मैं टारगेट रखता हूं, 500 प्लस लाइक का टारगेट रखता हूं भाई। और सभी बच्चे कमेंट करके बताएं कि आज का सेशन कैसा। देखिए यहां पर बेटा क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है। ये लॉन्ग क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन वाला प्रश्न है बेटा। लॉन्ग क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 से शुरू होगा, लॉन्ग क्वेश्चन की बात हो
हो रही है यहाँ पर। कह रहा है कि किसी एपी का मतलब होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, यानी हिंदी बोले समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का जो योग है बेटा 4n माइनस n स्क्वायर है, यानी एस बार सम n मतलब n पदों का, यहां पर हम बात करते हैं बेटा 4n माइनस n स्क्वायर। समझिएगा यहां पर समांतर श्रेणी, जैसे आप समझिएगा इस क्वेश्चन को समझिएगा, अगर इस क्वेश्चन को समझ गए तो आप पूरा समांतर श्रेणी क्लियर कर जाएंगे। अब समझिएगा बेटा, अगर कोई भी समांतर श्रेणी 2 है, 4 है, अगर 6 है, 8 है, अगर ये 10 है बेटा, यहाँ पर 12 है और यहाँ पर 14 है। सभी बच्चों को पता होगा कि लगातार दो पदों के बीच में जो अंतर है वो समान है, दो का अंतर है, इसी को बोलते हैं समांतर श्रेणी, यानी वह श्रेणी जिसमें दो पदों के बीच में जो अंतर हो समान हो, लगातार दो पदों के बीच का जो अंतर हो समान है, यानी 2 और 4 के बीच में अंतर 2 है, 4 और 6 के बीच में अंतर 2 है। ठीक है, अगर हम बेटा बोले कहें कि आप जो है T4 बताइए, T4 का मतलब हो T फॉर मतलब टर्म, 4 मतलब चौथा पद, तो चौथा पद यहां पर कितना हो जाएगा बेटा 8 हो जाएगा चौथा पद। अगर लेकिन हम S4 बताएं, S फॉर सम, S फॉर सम, S फॉर शुभम क्लासेस, S फॉर सुधीर सर, S फॉर संजीव सर, ठीक है, S फॉर शुभम सर, ठीक है। S4 का मतलब होता है कि समांतर श्रेणी के शुरुआत के 4 पदों का योगफल, ये चीज हो जाता है बेटा 2 + 4 + 6 + 8, समझिएगा, तो 8 6 14 4 18 ये 20 हो जाएगा बेटा। अगर हम इसमें बोलेंगे T3 बताइए, T3 का मतलब होता है यहां पर तीसरा पद कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, लेकिन अगर S3 पूछें तो इसका मतलब होता है कि समांतर श्रेणी के शुरुआत से 3 पदों का योगफल, यानी अगर हम बात करते हैं 2 + 4 + 6 यानी 6 4 10, 10 2 कितना हो जाएगा भैया 12, ये हो जाएगा। ठीक है, अगर हम T2 की बात करते हैं, यानी समांतर श्रेणी का दूसरा पद यहां पर हो जाएगा 4, और S2 की अगर बात करते हैं बेटा, तो यह S2 का मतलब होता है समांतर श्रेणी के शुरुआत के 2 पदों का योगफल, यानी 2 + 4 देखा जाए तो 6। अब देखिएगा इसमें इंटरेस्टिंग चीज देखिए, अगर सम दिया है और हमें नंबर ऑफ टर्म बताना है, यानी कौन सा पद बताना है, एक चीज बताते हैं बेटा कि अगर किसी भी समांतर श्रेणी का अगर n पदों को योगफल में से अगर आप n-1 पदों का योगफल घटा देंगे तो ये हमारा Tn आ जाएगा, समांतर श्रेणी का nवां पद। अगर हम क्या करें कि अगर आपको चौथा पद बताना है, समांतर श्रेणी का चौथा पद बताना है बेटा ना, तो आप समांतर श्रेणी के 4 पदों को योगफल में से समांतर श्रेणी के 3 पदों का योगफल घटा देंगे तो ये आपका चौथा पद आ जाएगा। ठीक है, अगर आपको समांतर श्रेणी का तीसरा पद बताना है तो समांतर श्रेणी के बेटा ना, समांतर श्रेणी के 3 पदों को योगफल में से समांतर श्रेणी के 2 पदों का योगफल आप घटा देंगे ना, तो समांतर श्रेणी का तीसरा पद आ जाएगा। यानी समांतर श्रेणी के योगफल की सहायता से समांतर श्रेणी का उसका पद बता सकते हैं। ये चीज आप देखेंगे कैसे, यहां पर आप देख सकते हैं बेटा, अगर हम बात करते हैं S4 मतलब समांतर श्रेणी के 4 पदों का योगफल क्या है भाई, 4 पदों का योगफल कितना है 20 है, और समांतर श्रेणी के 3 पदों का योगफल कितना है भैया 12 है, और 12 20 में से 12 घटाएंगे 8, और यहां पर चौथा पद क्या है भाई, चौथा पद क्या है देखिए T4 हमारा क्या है 8। क्लियर हुआ, यानी 4 पदों को योगफल में से अगर हम 3 पदों को योगफल को घटा देंगे ना तो चौथा पद आएगा। समझिएगा, अगर T3 बताना है बेटा, T3 क्या है यहाँ पर, T3 का मतलब तीसरा पद। बहुत अच्छा क्वेश्चन है समांतर श्रेणी का, इससे बेहतरीन प्रश्न आपको नहीं देखने को मिलेगा, इसमें पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। अगर आपको कहें कि तीसरा पद बताइए तो आप कहेंगे सर 6 है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, कोई भी बता दीजिएगा 6, लेकिन अगर हमें सम के हेल्प से निकालना है T3 तो 3 पदों का योगफल आपको दिख रहा है बेटा, 3 पदों का योगफल कितना है 12 है, ठीक है, और 2 पदों का योगफल कितना है भैया 6 है। ठीक है, तो 12 में से 6 घटाएंगे यहाँ पर हो जाएगा 6। क्या तीसरा पद 6 नहीं है ना? तो ये बहुत अच्छा कनेक्शन देखने को मिलता है समांतर श्रेणी के। ये आप इसको पॉइंट आउट कर लेंगे, इसको बादलों के छांव बना लेंगे कि n पदों के योगफल में से n-1 पदों के योगफल में घटा देंगे तो समांतर श्रेणी का nवां पद निकल के आएगा। दिस इज द कॉन्सेप्ट, ये है कॉन्सेप्ट, यानी चौथे पद में से 4 पदों के योगफल में से 3 पदों का योगफल घटा रहे हैं तो यहां पर चौथा पद आ रहा है इसी फार्मूले के हिसाब से। अब देखिए कह रहा है समांतर श्रेणी का Sn हमें दिया, देखिए अब सवाल हो गया बाएं हाथ का खेल। Sn दिया है बेटा, कितना दिया है 4n - n²,
ठीक है, ये क्या है, अरे ये तो प्रश्न में दिया है ना 4n माइनस, तो इसका प्रथम पद क्या होगा। एक चीज और हम बता देते हैं कि समांतर श्रेणी का जो S1 होता है, यानी अगर पहला पद या कहें पहले पदों का योगफल, ठीक है, वो क्या होता है, वो होता है 2। अगर हम समांतर श्रेणी का पहला पद कहें या समांतर श्रेणी का हम कहें एक पदों का योगफल, अरे समांतर श्रेणी के एक पदों का योगफल यानी 2, या समांतर श्रेणी के पहला पद यानी 2, यहां पर T1 और S1 बराबर होता है बेटा, तो इसका जो पहला पद कह रहा है ना, तो यहां पर हमें S1 ही क्या हो जाएगा, यानी n की वैल्यू अगर आप 1 रख देते हैं ना मेरे लाल, तो यहां पर S1 जो हो जाएगा, यानी n की वैल्यू आप 1 रखेंगे, यानी यहां पर हो जाएगा 1 का स्क्वायर, 4 का गुणा इसमें कर देंगे -1, यहां पर हो जाएगा 3, ठीक है। तो इस तरह से यानी समांतर श्रेणी के इसलिए भैया समांतर श्रेणी का बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। समांतर श्रेणी का जो पहला पद हो जाएगा, ठीक है, जो पहला पद हो जाएगा वो हो जाएगा 3, ठीक है, ये चीज हो गया। समांतर श्रेणी का पहला पद यानी समांतर श्रेणी के एक पदों का योगफल, मतलब एक ही बात हुआ। अब कह रहा है प्रथम 2 पदों का जो योग क्या होगा, प्रथम 2 पदों का योगफल, ठीक है। ध्यान देने वाली बात है बेटा, यहां पर प्रथम, ये पहला चीज हो गया, इसमें पूछ रहा है प्रथम 2 पदों का योगफल। अरे भैया ये n पदों का योगफल हमको देहले बा, n का मान अगर 2 रख देंगे ना, n का मान अगर हम 2 रख देंगे तो प्रथम 2 पदों का योगफल आ जाएगा। n की जगह अगर हम 2 रख देते हैं यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा 2 स्क्वायर, 4 दूना के 8, 2 का स्क्वायर कर देंगे 4, ये हो जाएगा 4। यानी समांतर श्रेणी के प्रथम 2 पदों का योगफल, कुछ नहीं करना है, ये जो Sn दिया है, यानी समांतर श्रेणी के n पदों का जो योगफल दिया है, उसमें n का मान अगर 2 रख देंगे ना, तो ये दो पदों का योगफल आएगा, ठीक है। कह रहा इसी प्रकार से तीसरे और 10वें और 9वें पद ज्ञात कीजिए। अब देखिए हमको बताना है, ठीक है, इसमें पूछ रहा है दूसरा पद क्या होगा, दूसरा पद पूछ रहा है। देखिए ध्यान देना है, दूसरा पद क्या हो जाएगा भाई, अरे भैया दूसरा जो पद होगा यानी T2, T फॉर टर्म, तो T2 क्या हो जाएगा, यानी 2 पदों को योगफल में से आप एक पदों का योगफल घटा देंगे, तो क्या आएगा, दूसरा पद। और 2 पदों का योगफल कितना है भैया, यहाँ पर 4 है, और एक पदों का योगफल यानी कितना है, यहाँ पर 3, यानी 4 में से 3 घटाएंगे, यहाँ पर हो जाएगा 1, दूसरा पद आ जाएगा 1। इसमें कोई समस्या नहीं, यानी समांतर श्रेणी का जो दूसरा पद है, ठीक है, दूसरा पद क्या हो जाएगा 1, इसलिए भाई क्या हो जाएगा, इसलिए हमारा दूसरा पद लिख दीजिए, इसलिए हमारा दूसरा पद क्या हो जाएगा, दूसरा पद, बहुत अच्छा प्रश्न है बेटा, 1 हो गया। अब देखिए इस पूरे कॉन्सेप्ट, इस सवाल को हल करने के पीछे पूरा का पूरा जो कॉन्सेप्ट है कि समांतर श्रेणी का जो nवां पद। अब देखिए पूछ रहा है इसी प्रकार से तीसरा पद बताइए। जो भी बच्चे ब्रह्मास्त्र बैच में नहीं, ब्रह्मास्त्र बैच तो पहले से, अभी जो संजीवनी बैच हम लोगों ने लॉन्च किया है, 50 दिन में आपकी तैयारी लगभग 50 दिन कहना गलत होगा, आपके जो बोर्ड एग्जाम का जो आखिरी पेपर है तब तक साथ देगा, ठीक है। सभी बच्चे एक बार वीडियो को लाइक कर देंगे भाई, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए। शुभम क्लासेस ही वो चैनल है जो लगातार 5 सालों से आप सभी के लिए बोर्ड एग्जाम के आखिरी रात तक, इवन की आखिरी घंटे तक साथ देता है, बीच बीच में लोग गायब हो जाते हैं, ठीक है। अब कह रहा है कि इसी प्रकार से तीसरा पद बताइए बेटा। अगर हमको T3 बताना, ध्यान दीजिएगा क्या पूछ रहा है, तीसरा, 10वां और 9वें पद ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा प्रश्न है। यहां पर अगर तीसरा पद पूछ रहा है बेटा यानी T3, तो T3 का मतलब होता है कि 3 पदों के योगफल में से 2 पदों का योगफल हम क्या करेंगे, घटा देंगे। अब S3 निकाल दीजिए, सब कुछ यहीं से निकलेगा, यहीं से निकलेगा। S3 क्या है भाई, n के जगह 3 रख देंगे, n के जगह 3 रख देंगे, तो यहां पर हो जाएगा बेटा T3 जो आ जाएगा, n के जगह S3 क्या हो जाएगा, यहाँ पर 4, n के जगह 3 रखेंगे, -3 स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा S3 माइनस S2 तो हम निकालें, 4 आया, S2 तो हम पहले निकालें, यानी 2 पदों का योगफल 4 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से हमारा तीसरा पद आ जाएगा, 4 3 12, 3 3 9 -4, ठीक है भैया। तो ये हो जाएगा 9 4 13, ये हो जाएगा -1, ठीक है, कोई बात नहीं। तीसरा पद क्या आ गया, -1।
दसवां पद भी बताना है। देखिए 10वां पद और 10 पदों का योगफल में अंतर है। अगर आपको T10 बताना है यानी 10वां पद बताना है तो आप क्या करेंगे, 10 पदों को योगफल में से आप 9 पदों का योगफल क्या करेंगे, घटा देंगे। बस करिए, S10 कर दीजिए भैया, n की जगह बस 10 कर देना, बस कुछ करना ही नहीं है भाई। n की जगह यहां पर कर देना 10, s गुणते यहां पर 10 माइनस 10 का स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस n की जगह 9 कर दीजिए तो यहां पर हो जाएगा 4 गुणते 9 माइनस 9 स्क्वायर, बस यही करना है। अरे भैया 10 पदों के योगफल में से 9 पदों का योगफल घटा देंगे तो आपका क्षमात श्रेणी का 10वां पद आ जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। यहाँ पर 40 हो जाएगा बेटा, 10 का स्क्वायर करेंगे यहाँ पर 100 हो जाएगा माइनस, ठीक है, 9 चौको 36, 36 माइनस 9 9 जा 81, ठीक है। तो इसको आप घटा पाएंगे क्या, तो यहाँ पर हो जाएगा 40, ये हो जाएगा बेटा माइनस 60, ठीक है, 81, ठीक है। अरे 81 में से अगर आप 36 घटा देंगे ना तो 11 हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 7, 7 में से यहाँ पर 4, 45 हो जाएगा, माइनस 45 ये हो जाएगा प्लस, ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस 15, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। यानी 10वां पद हमारा आ गया माइनस 15। अब एग्जामिनर को यहां तक भी संतोष नहीं हुआ तो उसने कहा कि जरा और कॉम्प्लिकेटेड किया जाए, इसमें और पूछ दिया, कह रहा समांतर श्रेणी का nवां पद बताइए। देखिए भैया ये चीज जो है n पदों का योगफल दिया है और हमें nवां पद पूछ रहा है, यानी Tn पूछ रहा है। Tn का मतलब होता है n पदों को योगफल में से आप n-1 पदों का योगफल घटा देंगे बेटा। Sn तो हमको दिया है, कितना है 4n माइनस n स्क्वायर, इसमें कोई समस्या नहीं, माइनस, ठीक है, यहां पर हो जाएगा n की जगह यहां पर n-1 कर देंगे और यहां पर हो जाएगा n-1 का स्क्वायर, ठीक है, ये चीज बस घटा सॉल्व कर लेंगे, हो जाएगा। तो समांतर श्रेणी का जो पहला पद पूछा गया, इसमें समांतर श्रेणी का बेटा दूसरा पद पूछा गया और समांतर श्रेणी का इसमें तीसरा पद पूछा गया और समांतर श्रेणी का 10वां पद पूछा गया और समांतर श्रेणी का nवां पद पूछा गया। और दिया क्या था कि समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल दिया था S फॉर सम n, मतलब n पदों का योगफल कितना दिया था भैया, 4n माइनस n स्क्वायर। एक जानकारी हमें दी हुई थी और उस जानकारी से जितनी ढेर सारी चीजें पूछी गई थी वहां पर निकल के आ गया समांतर श्रेणी का पहला पद 3। और ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा तो सभी बच्चे वीडियो को लाइक करेंगे भाई, गर्दा मचा देना है, चाहे क्लास लाइव हो चाहे रिकॉर्डेड है, पढ़ना है, ठीक है। आपको यहाँ पर किसी प्रकार के समझाने में, एक्सप्लेनेशन में कोई दिक्कत नहीं किया गया, ठीक है। तो ये हो गया लॉन्ग क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अत्यंत महत्वपूर्ण। और समांतर श्रेणी का जो यहाँ पर आपको आदत बनी होती है कि समांतर श्रेणी का जो nवां पद का फार्मूला होता है, कोई भी बच्चा बता देगा, ठीक है। एक मिनट, हाँ बेटा, समांतर श्रेणी का जो nवां पद का फार्मूला होता है, अगर समांतर श्रेणी का nवां पद का फार्मूला होता है बेटा a प्लस यहाँ पर n-1 इंटू डी, और समांतर श्रेणी का जो n पदों का योगफल होता है यहाँ पर हो जाता है n/2, क्या होता है भाई 2a प्लस यहाँ पर n-1 इंटू डी, ठीक है, ये चीज। या अगर आप समांतर श्रेणी का पहला और आखिरी पद दिया है तो ये हो जाता है बेटा n/2 a प्लस यहाँ पर l, ठीक है, ये एक बात हो, समझ में आया। तो ये फार्मूला आपको पता है, यानी समांतर श्रेणी का पूरा यहाँ पर आपको क्या किया गया भैया, पूरा का पूरा एक तरह से। अब देखिए ये भी क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन में आता है। देखिए बेटा बहुविकल्पी प्रश्नों तो मैं सीरीज करा रहा था, लगभग 150 क्वेश्चन मैंने कराए, ठीक है, ऐसा नहीं कि खत्म हो गया, तो वो भी अभी क्वेश्चन हम कराएंगे। कह रहा है ये क्वेश्चन आप दो प्रकार का है, या तो ये वाला क्वेश्चन करिए, तो कॉन्स्ट्रक्शन वाला तो कराए है नहीं क्योंकि स्मार्ट बोर्ड पे नहीं हो पाता है, उसके लिए स्किल चाहिए, तमाम तरह की चीजें, तो स्मार्ट बोर्ड पे नहीं, तो ये वाला क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करिए। कह रहा है 60 मीटर ऊंचे, देखिए हाइट एंड डिस्टेंस, या इस चैप्टर का नाम त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग है। एक ही प्रश्नावली होता है, एक सवाल आपको 100% मिलेगा भाई, 100% मिलेगा, ठीक है, अति सुंदर। यहां पर देखेंगे कह रहा है 60 मीटर ऊंची एक मीनार की चोटी से मकान की छत तथा आधार के अनुमान कोण क्रमानुसार 45 डिग्री और 60 डिग्री है। उस मकान की ऊंचाई, देखिए बेटा यहाँ पर मकान की ऊंचाई पूछा है और मीनार से उसकी दूरी
अरे उसकी दूरी का मतलब मकान की दूरी। सवाल को समझिए तब आप जवाब दे पाएंगे भाई, और इस सवाल को समझ गए ना तो आपका जो है 6 अंक फिक्स है। ठीक है, कह रहा है 60 मीटर ऊंची एक मीनार की चोटी से। अच्छा मीनार, दिमाग में रखिए मीनार और मकान। मीनार की बात आए, टावर की बात आए तो ये हमेशा ज्यादा हाइट के बनते हैं। ठीक है, तो अगर आप मीनार एक बना लीजिए, मीनार बना लीजिए भैया, एकदम मीनार एक बड़ा सा बना लीजिए। ठीक है, यहां पर हमने क्या किया, एक P और Q क्या किया, नाम दे देंगे अभी। ठीक है, एक P है और एक Q है, एक मीनार हुआ। ठीक है, और मीनार जब भी होगा तो जमीन पे होगा, तो जमीन बना लीजिए। यहां पर ये नीचे वहां जमीन है। क्या मीनार की एक चोटी से, यानी कोई बच्चा यहाँ पर ये तो कंफर्म है ना कि मीनार का क्या होगा, आधार हो जाएगा, और ये क्या होगा, चोटी होगा, यानी टॉप वाला पॉइंट। ठीक है, इसमें तो कोई ज्यादा दिक्कत है नहीं। इधर कोई मकान है, कह रहा है कि एक मकान की छत। ठीक है भैया, तो ये अगर हम मकान बना लें, थोड़ा मकान छोटा बनाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा मकान को छोटा बनाएंगे भाई, थोड़ा सा मकान को छोटा बनाएंगे, ये चीज। ठीक है, और यहाँ पर PQ और यहाँ पर हम बना लेते हैं RS एक मकान, और इसको भी हम क्या करेंगे, इस तरह से मिला देंगे पैरेलली, इसमें कोई समस्या नहीं। P है, Q है, R है, S है, और यहाँ पर बेटा T कर लेंगे। इसमें देखिए फिगर को अगर आपने सही से बनाया तो आपका 6 नंबर कहीं नहीं गया। अब देखिएगा, कह रहा कि मकान की छत तथा आधार के अनुमान कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री। देखिए कौन व्यक्ति कहां से देख रहा है, चूंकि यहां पर बेटा अनुमान कोण की बात हो रही है, यानी एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात हो रही है, तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई व्यक्ति जो है यहां से, समझिएगा यहां से जब इसको देख रहा है, समझिएगा, एक मिनट, जब यहां से इसको देख रहा है ना, इसको देख रहा है, यानी मकान की छत, ये मकान का छत होगा और मकान का क्या होगा, आधार हो जाएगा। तो जब यहां पर देख रहा है ना बेटा, तो ये जो अनुमान कोण बन रहा है यहाँ पर, अनुमान कोण यहाँ पर 45 डिग्री बन रहा है, समझिएगा। ठीक है, और जब इसके आधार को देख रहा है, यानी मकान के आधार को जब देख रहा है बेटा, यहां पर जब देख रहा है ना, यहां पर जब देख रहा है, तो ये कोण यहां पर क्या है, 60 डिग्री बनना, थोड़ा सा यहां पर 45 है। ठीक है, यहां ये एंगल ज्यादा कम बनना चाहिए। ठीक है, कोई 60 मीटर ऊंची एक मीनार की चोटी से, कोई दिक्कत नहीं। जब यहां पर देख रहा है, ये एंगल 60 डिग्री है और ये बेटा 45 है, इसमें कोई समस्या नहीं। चलिए खैर, क्वेश्चन में जैसा दिया उस हिसाब से सेट करते हैं। 45 डिग्री और क्रमशः 60 डिग्री है, तो मकान की ऊंचाई बताइए। मकान की ऊंचाई हमको नहीं पता है, तो आप मान लीजिए मकान की ऊंचाई क्या है भाई, H मान लीजिए, इसमें कोई समस्या, सभी बच्चे वीडियो को लाइक कर देंगे। और ये पूरा जो है, अगर ये बेटा H है तो ये भी H हो जाएगा, इसमें कोई समस्या नहीं होना चाहिए, ये भी H हो जाएगा, क्योंकि पूरा का पूरा जो मीनार है, मीनार की ऊंचाई कितना है, 60 मीटर है। ये पूरी लंबाई कितना है बेटा, 60 है, तो ये जरा बताएं कि ये 60 माइनस H नहीं हो जाएगा, ये 60 माइनस H नहीं हो जाएगा, इसमें कोई समस्या, ये 60 माइनस H नहीं हो जाएगा। ये पूरी लंबाई कितनी है, 60 है, और ये लंबाई H है, तो ये 60 माइनस H नहीं हो जाएगा, बस कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए बस हमारा एंगल बने। एक चीज देखिए बेटा, ये 45 डिग्री है, तो यहाँ पर भी ये 45 डिग्री हो जाएगा, इसमें कोई समस्या नहीं। जितना एंगल ऑफ एलिवेशन होता है, जितना अनुमान कोण होता है, उतना उन्नयन कोण, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 60 डिग्री, और दोनों के बीच में यहाँ पर हो जाएगा ये दूरी, मकान और मीनार के बीच की दूरी हम मान लेते हैं x है। ठीक है, ये पूरी लंबाई कितनी है, ये पूरी लंबाई क्या है भाई, 60 है, 60 मीटर। ये जो मीनार है ना, वो पूरी की पूरी लंबाई क्या है, 60 है, इसमें कोई समस्या नहीं। सॉल्यूशन देखिए, इसका फिगर ही इंपॉर्टेंट है भाई। माना, ठीक है, माना क्या है भाई, PQ क्या है, ये मीनार है। ठीक है, इसमें कोई समस्या नहीं, मीनार है। PQ की लंबाई कितनी है, PQ की लंबाई कितना है, 60 मीटर है। ठीक है, 60 मीटर है। और RS क्या है, RS क्या है, ये हमारा मकान है। ठीक है, इसकी ऊंचाई क्या मान लीजिए, इसको मान लीजिए माना। ठीक है, माना जो RS है ये हम मान लेते हैं H मीटर हाइट मान लेते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं। और RP क्या है, दोनों मकान के बीच की दूरी, इसको मान लेते हैं X। ठीक है, X मीटर।
ये सब चीजें लिख लीजिएगा जैसे जैसे फिगर में। अब इसमें करना क्या है, देखिए दो त्रिभुज लेंगे भैया, ठीक है। अगर ये लंबाई x है तो ये भी लंबाई x हो जाएगी, इसमें कोई समस्या नहीं, इसमें तो कोई समस्या नहीं होगी। अब देखिए बेटा दो त्रिभुज यहाँ पर T है, ठीक है, इसमें थोड़ा सा फिगर में हो जाता है, तो एक बार TQS में, ठीक है, TQS में यानी ट्रायंगल T है बेटा QS में, अगर आप देखेंगे TQS में देख लीजिए क्या है, tan 45 डिग्री अगर आप लगा बहुत आसान हो जाता है, tan थीटा डिग्री, यहाँ पर tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब अपान में आधार, परपेंडिकुलर अपान में बेस हो जाता है भैया, तो लंब कितना है यानी 60 माइनस h, आधार कितना है x, tan 45 डिग्री। अरे सभी को पता है भाई 1 होता है, बहुत आसान है, यहाँ पर हो जाएगा x इधर ला देंगे तो 60 माइनस h हो जाएगा, समीकरण नंबर 1। अब देखिएगा दूसरा देखिए, अब त्रिभुज बड़का वाला लीजिए, ठीक है, P लीजिए, Q लीजिए, R लीजिए, ऐसा हमें ट्रायंगल लेना है जिसमें ये 90 डिग्री आए, ठीक है, और ये साइन थीटा कॉस थीटा जो भी हमारे त्रिकोणमितीय रेशियो होते हैं ये हमेशा बेटा जो है ये राइट एंगल ट्रायंगल में अप्लाई होते हैं समकोण त्रिभुज में। अब क्या करेंगे, ठीक है, अब क्या करेंगे भाई, ट्रायंगल P, ठीक है, P है, Q है, R में, ठीक है, यहां पर हो जाएगा tan 60 डिग्री हो जाएगा, लंब यानी PQ, लंब अपान में आधार होता है, आधार हो जाएगा यहाँ पर PR, ठीक है, tan 60 डिग्री का मान हो जाएगा √3, यहाँ पर हो जाएगा PQ का मान 60 हो जाएगा, और PR हमको पता है x, बस हो गया। तो यानी x का मान कितना हो जाएगा भाई, 60 अपान में यहाँ पर हो जाएगा √3। कैसे हुआ ये, x का इधर मल्टीप्लाई किए, ठीक है। अगर आपको ज्यादा दिक्कत हो रहा है तो आप यहाँ पर √3 इंटू x इक्वल टू 60 कर दीजिए, तो x का मान हो जाएगा 60 अपान में √3, ठीक है, √3 का ऊपर नीचे आप गुणा कर दीजिए भैया, √3 का ऊपर नीचे, तो ये हो जाएगा 60 √3 3, तो ये हो जाएगा 20 √3 मीटर, यानी दोनों मकान और मीनार के जो बीच की गैप जो दूरी है वो 20 √3 मीटर आएगा, इसमें कोई समस्या नहीं, इसमें 20 √3 मीटर आ गया, और यहां से अगर x आ गया, x क्या है भाई, ये हो गया मकान और ये क्या है मीनार, इसके बीच की दूरी, बस हो गया सॉल्यूशन। इसमें साइन 99% प्रश्नों में बेटा ना 99% प्रश्नों में आपके क्या होते हैं, यहां पर आपको tan थीटा में ही काम चल जाता है, ठीक है। यहां से h का मान कितना हो जाएगा भाई, तो h इधर लाएंगे, h लाएंगे 60 माइनस x, h का मान हो जाएगा बेटा 60, और x कितना है भैया 20 √3, बस ये हो जाएगा आपका मीटर। तो देखिए इसमें पूरा का पूरा जो खेल फिगर का है, इसमें सवाल को सॉल्व करना बड़ी इंपॉर्टेंट बात है नहीं, इंपॉर्टेंट ये है कि आप जो है फिगर बना पा रहे हैं कि नहीं। यहां पर साफ साफ लिख रहा है बेटा कि PQ क्या है, हमने सबसे पहले एक मीनार बनाया PQ, अब मीनार टेढ़ा मेढ़ा मत बना दीजिएगा, मीनार खड़ा रहेगा ना, ठीक है, पीसा की झुकी हुई मीनार नहीं बना देना है, PQ आप कहेंगे सर एक मीनार तो झुकी हुई है, यहाँ पर हमेशा परपेंडिकुलर लेना है, लंबवत लेना है, मकान को भी सीधा, कोई भी मकान बनवाएंगे तो सीधा होगा ना। कोई कहेगा सर बच्चा इतना मकान सर पतला है, अरे भैया एक एग्जाम्पल के लिए कि ये हमारा मकान है, आप A-B-C कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है, समझ में आया। इस क्वेश्चन को छाप लीजिए, NCERT का ही क्वेश्चन है, उदाहरण से लेके प्रश्नावली तक मैंने एक एक सवाल को सॉल्व कर दिया भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन के चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सभी बच्चे एक बार वीडियो को लाइक करेंगे भाई, सभी बच्चे एक बार वीडियो को लाइक करेंगे, वीडियो को लाइक करते रहें और आगे बढ़ते रहें, सभी बच्चे वीडियो को लाइक करते रहें और आगे बढ़ते रहें, बहुत बढ़िया भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, इसका सॉल्यूशन में, चलिए तो एक मिनट यहां पर देखिए, लॉन्ग क्वेश्चन को अगर आपने टैकल कर लिया, ठीक है, 3 क्वेश्चन तो ही आते हैं, 36 18 20 क्वेश्चन वो आता है बहुविकल्पी, तो 18 और 20 38 नंबर तो यही हो गया, 70 नंबर का पेपर, तो 20 क्वेश्चन बहुविकल्पी, यानी बहुविकल्पी तो हम लोग करेंगे। पहले लॉन्ग क्वेश्चन अगर 3 आपने अच्छे से कर लेंगे ना, बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं, इसका कॉन्सेप्ट देखिएगा, देखिए आप अगर पेपर उठा के देखेंगे तो बार बार धारा वाला प्रश्न हमेशा आता है, हाइट एंड डिस्टेंस का सवाल यानी त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग हमेशा पेपर के अकॉर्डिंग चलिए ना,
आप हमारी जानकारी और अपनी जानकारी के अनुसार न चलें। हमें कितना नॉलेज है और आपको कितना नॉलेज है इस बात को छोड़िए, इस बात को देखना है कि हमें उन प्रश्नों को सॉल्व करना है जो आपके बोर्ड एग्जाम में सीधे फंसे। और इस तरह से भैया जो इस श्रेणी में मैंने जो त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग कराया, ठीक है, त्रिकोणमिति का जो अनुप्रयोग आप पेपर में उठा के देखेंगे ना, हमेशा त्रिकोणमिति का जो अनुप्रयोग है हमेशा एक सवाल आपको मिल ही जाता है, त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग, ठीक है, त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग, ये चीज क्लियर हुआ। तो अब देखिए ये क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन का भैया वो है, क्या कह सकते हैं, एकदम द लल्लन टॉप प्रश्न कह सकते हैं, ठीक है। अगर आपने 3 क्वेश्चन यानी 6 नंबर का आता है, 3 क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन कर लिए 6 18 और 20 क्वेश्चन जो बहुविकल्पीय होता है 1 नंबर का होता है, यानी ये, तो अगर टोटल देखा जाए तो 38 नंबर तो ही हो गया, बाकी जो 4 नंबर 2 नंबर वाले हो जाएंगे, काम हो जाएगा। यहां पर देखेंगे, कह रहा है एक मोटर बोट जिसकी स्थिर जल में जो चाल है 18 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी पानी अगर नहीं बहेगा, यानी पानी स्थिर है, तो कोई व्यक्ति अपने जान के बदौलत, अपने मेहनत के बदौलत नाव को क्या है भैया 18 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चला सकता है। प्रति घंटा मतलब प्रत्येक 1 घंटे में 18 किलोमीटर नाव को चला सकता है, ठीक है। चलिए, अगर नाव को देखना है भैया, नाव को चलाते हुए देखना है, तो आप बनारस आइए। और इस समय तो अत्यंत मतलब खूबसूरती का क्या ही कहें, ठंडियों में बनारस अत्यंत खूबसूरत हो जाता है, लोग हजारों की संख्या में आते हैं। अब तो यहाँ पर हमारे बनारस में स्वरवेद मंदिर जो कि विश्व में बड़ा स्थान रख रहा है, बहुत बड़ा मेडिटेशन सेंटर बना है, लोग घूमने आ रहे हैं, आनंद, ठीक है। खैर आप सब काम करेंगे बोर्ड एग्जाम बाद। कह रहा है 24 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल, प्रतिकूल का मतलब होता है विपरीत दिशा में। देखिए सवाल इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं है कि ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आप इसके मतलब को समझ पाते हैं नहीं। यहां पर प्रतिकूल, ठीक है, अब इसी में हिंदी में कितने बच्चे गड़बड़ा जाएंगे। प्रतिकूल का मतलब होता है, प्रतिकूल का मतलब होता है विपरीत दिशा में, ठीक है, प्रतिकूल का मतलब होता है विपरीत दिशा में, इसमें कोई समस्या नहीं। अनुकूल का मतलब होता है अनुकूल, ठीक है बेटा, अनुकूल, अनुकूल का मतलब होता है के दिशा में, ठीक है, के दिशा में। तो ये 2 कंफ्यूजन दूर हुआ, के दिशा में 36 18 भैया, ये एक बात हुआ। 1 घंटा अधिक लेता है, धारा की चाल ज्ञात करिए, बहुत आसान प्रश्न है। कितना चलना है भैया, ठीक है, 24 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में, और वही दूरी धारा के अनुकूल जाने की अपेक्षा 1 घंटा अधिक लेता है। सवाल को समझिएगा, सवाल ही समझना है इसमें, ठीक है, सवाल ही समझना है। यहां पर देखिएगा, अब थोड़ा सा इसको समझिएगा। मान लीजिए ये हमारा भैया गंगा जी बह रही है, थोड़ा सा एक फिगर आउट बना देंगे ना, ठीक है, ये है बिंदु ए से बी की तरफ, कितना दूरी है भैया, ये हमारी गंगा जी बहने किस डायरेक्शन में, ए से बी की तरफ में, ए से बी की तरफ में, ठीक है, ए से बी की तरफ में, इसमें कोई समस्या नहीं। और ए से बी की जो दूरी है वो फिलहाल हम मान लेते हैं 24 किलोमीटर है। ये दूरी कितना है भाई, ए से बी की दूरी आप क्या है भाई 24 किलोमीटर है, इसको समझिएगा 24 किलोमीटर है। धारा की दिशा क्या है, ए से बी की तरफ है, ठीक है, माना इसमें कोई समस्या नहीं, माना धारा की दिशा, धारा की जो दिशा है बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, जो धारा की दिशा है वो ए से बी की तरफ, ये काफी इंपॉर्टेंट रोल निभाएगा। धारा की दिशा आप किस डायरेक्शन में मानते हैं, हम मान लेते हैं धारा की जो दिशा है यानी जो धारा बह रही है वो ए से बी की तरफ है, कोई दिक्कत नहीं, माना भैया ए से बी की तरफ है, ठीक है, तो ये समस्या खत्म। ये तो पानी बहाना है भाई, पानी बहाना तो हमारे हाथ में है, पानी हम ए से बी की तरफ बहाए चाहे बी से ए की तरफ बहाए, बहा देंगे, ठीक है, की तरफ है, इसमें कोई समस्या नहीं। अच्छा अब समझिएगा, कोई नाविक जो है, अच्छा ये भी क्या कह रहा है, धारा की चाल ज्ञात करिए। हमको नहीं पता है धारा किस चाल से बह रही है, यानी कभी धारा जो नहीं देखते हैं बरसात के समय में धारा कितनी तेज बहती है, ठीक है, नाव में बैठेंगे नाव उलट पड़ जाता है, लेकिन वहीं इस समय आएंगे तो आपको अगर गंगा जी में आप जाते हैं 20 रुपया लगता है, बोट में बैठ के जाते हैं तो आपको नाव बहुत स्थिर लगेगा कि कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं। तो प्रश्न में माना, ठीक है बेटा, माना धारा की जो चाल है, माना जो धारा की चाल है, ठीक है, जो धारा की चाल है वो हम मान लेते हैं, ठीक है, x किलोमीटर पर आवर,
और x किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, इसमें कोई समस्या, माना धारा की चाल क्या है, x किलोमीटर पर आवर है। अब देखिएगा कह रहा 24 किलोमीटर a से b की तरफ जा रहा है, समझिएगा 24 किलोमीटर a से b की तरफ जा रहा है, तो यहां पर a से b की तरफ में जाने में देखिए इसको मान लीजिए, ठीक है, TAB, इसको समझिएगा। अब T फॉर टाइम, ये केस नंबर फर्स्ट है, यहां पर समझिएगा केस नंबर फर्स्ट है बेटा, कि A से B की तरफ में T फॉर टाइम और AB मतलब A से B की तरफ में जाने में लगा हुआ समय, A से B की तरफ में जाने में लगा हुआ समय, तो समय बराबर क्या होता है बेटा, दूरी अपान में चाल। देखिए जो भी क्वेश्चन आप करेंगे दूरी अपान में चाल, बहुविकल्पी प्रश्नों का टेंशन मत लीजिए, उसको बहुत करा दिया हूं। दूरी कितना है भैया, 24 है, और चाल क्या है, अरे भैया यही तो मैं बताते आ रहा हूं कि अगर कोई नाविक अगर धारा के दिशा में नाव को चला रहा है ना, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि स्थिर जल में जो नाव की चाल है उसमें धारा की चाल क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। यानी जो एक्चुअल चाल होगा नाव का वो 18 नहीं होगा, इसमें 18 + 100 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। और केस नंबर फर्स्ट यहां पर देखेंगे बेटा, और उतना ही दूरी भाई अगर वो धारा के विपरीत दिशा में TB, यहां पर ये प्रतिकूल है TB, देखिए फिगर बना लेने से क्या हो रहा है, प्रतिकूल दिशा में, समझ में आ रहा है। फिगर अगर आपने बना लिया, यहां पर क्या है, अनुकूल, ठीक है बेटा, यहां पर हो जाएगा अनुकूल, इसमें कोई समस्या, हेलो हाँ बिल्कुल है का बात कला, देखा कोई जरूरी शूट करते वीडियो 4, ठीक अभी तो कर रहे हैं, शूट कर रहे हैं ना, ठीक है चला जाएगा, थोड़ा सा वेट कर लेते। तब नहीं हो पाएगा, बोल दीजिए कहाँ हो पाएगा। हाँ ठीक है, शूट कर रहे हैं अभी, अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिए, शूट करें वीडियो। ठीक है बच्चों, ये TB का मतलब यहां B से A की दिशा में आने में लगा समय। ठीक है, तो दूरी अपान में फिर से वही चाल, फार्मूला वही रहेगा, दूरी कितना रहेगा भैया यहां पर, लेकिन इस बार अगर कोई भी B से A की दिशा में आएगा, धारा के प्रतिकूल दिशा में आएगा, तो चाल क्या होगा भैया, यानी 18 - x। ठीक है, ये हो जाएगा। अब सवाल यहां पर समझिएगा, अब सवाल समझिएगा कि एकदम कॉमन सेंस लगाना है, एकदम कॉमन सेंस लगाना है, ज्यादा कुछ नहीं करना है। कि जरा सोचिए कि A से B की तरफ जाने में लगा समय, ठीक है भैया। अब देखिएगा प्रश्नानुसार, ठीक है, प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा भाई, प्रश्नानुसार हो जाएगा, देखिए यहां पर TAB इसको लिख लीजिए, और यहां पर TBA। अब समझिएगा, जरा कॉमन सेंस लगाइए, बहुत छोड़ दीजिए। इसमें कह रहा है 1 घंटा अधिक ले रहा है, कौन ले रहा है, अरे भैया अगर A से B की तरफ जाइबा तो ज्यादा समय लगे कि B से A की तरफ आइबा तो ज्यादा समय लगे। अरे नाव में बैठला, अगर नाव ना भी चलावता तो पहुंच जाएगा खट से। ऑब्वियस है कि यहां पर B से A की तरफ, यानी B से A की तरफ आने में जो समय लगेगा बेटा वो ज्यादा लगेगा। और कितना लगेगा, प्रश्न में बोला 1 घंटा ज्यादा लग रहा है, ये 1 घंटा ज्यादा है, ये TBA A से B की तरफ यानी धारा की दिशा में लगा हुआ समय। ठीक है भैया, ये क्या है, धारा, एकदम पूरा ओपन कर देंगे भैया, धारा के, ठीक है, धारा के दिशा में, धारा की दिशा में जाने में लगा समय, जाने में जो लगा समय है, ठीक है, लगा समय है, यहां पर धारा की दिशा में जाने में जो लगा है समय ये है। और धारा के ठीक है, धारा के विपरीत दिशा में, धारा की विपरीत दिशा में जाने में लगा समय, ठीक है, ये चीज। तो यहां पर 1 घंटा ये ज्यादा ले रहा है।
हम चाहते हैं कि दोनों के बीच में बराबरी हो जाए, तो हम क्या करेंगे भैया, इसमें +1 जोड़ देंगे। तो अब क्या हो जाएगा, दोनों के बीच में हो जाएगा बराबरी, क्योंकि 1 घंटा ये ज्यादा ले रहा है। अरे भैया धारा के विपरीत दिशा में ये बात है, समय ज्यादा ना लगी, कितना लगत हो, 1 घंटा ज्यादा, और 1 घंटा ज्यादा है तो हम क्या करें कि इधर 1 घंटा जोड़ देनी, तब जाके दोनों के बीच बराबरी। मतलब कि देखिए, ए से बी की तरफ में अगर 4 घंटा लग रहा है, तो बी से ए की तरफ जाने में, समझिएगा, अगर इधर 4 लग रहा है तो इधर 5 लग रहा है। बी से ए की तरफ जाने में धारा की विपरीत दिशा में 1 घंटा ज्यादा लग रहा है, तो हम चाहते हैं कि दोनों के बीच में बराबरी होगा, तो हम इसमें 1 जोड़ देंगे तो बराबरी हो जाएगा। अच्छा, यही नहीं, अगर ए से बी की तरफ जाने में 2 घंटा लग रहा है, तो बी से ए की तरफ जाने में 3 घंटा लग रहा है, 1 घंटा ज्यादा लग रहा है, तो हम चाहते हैं दोनों के बीच में बराबरी होती, किधर जोड़ेंगे, इधर जोड़ेंगे। वही चीज किया गया है, ठीक है। अब समझ में आया। अब ये सवाल पूरे जीवन भर नहीं भूलना चाहिए। आप सिर्फ इसलिए नहीं पढ़ रहे हैं कि हम पढ़ के सीख जाएं, बात खत्म हो जाए। आप इसलिए भी पढ़ रहे हैं कि चीजों को आप आगे चल के, भाई हम जीवन पर्यंत थोड़ा पढ़ाएंगे, एक उम्र होगी, हम भी तो भैया खत्म, मतलब धरती पे तो पूरे जीवन पर्यंत नहीं रहेंगे ना। ये आपको भी, अगर आज आप नहीं समझेंगे तो आप कल किसी को सिखा नहीं सकते हैं, ठीक है। तो अगर TAB कितना भैया, ए से बी की तरफ जाने में जो समय लगा है, यहां पर 24/8 + x है बेटा, ठीक है, 8 + x, यहां पर +1 हो जाएगा, और यहां पर है 24/8 - x। कुल मिला के ये द्विघात समीकरण का सूत्र है। अगर आप इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, यहां पर हो जाएगा 24 + 8 + x अपान में 8 + x, इसमें कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर 24/8 - x, इसमें कोई समस्या, कोई दिक्कत नहीं, बस। अच्छा, 24/8 कितना हो जाएगा भाई, 32 + x, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, 8 - x इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा 24, और यहाँ पर हो जाएगा 8 + x। अब आपको काम करना है कि इसको द्विघात समीकरण बना के सॉल्व करना है, x का मान निकालना है। बताइए, निकल जाएगा? सभी बच्चे एक बार बताएं, निकल जाएगा क्या? सभी बच्चे एक बार बताएं, निकल जाए? बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ठीक है। ये 6 नंबर का प्रश्न आता है बेटा, 6 नंबर वाला प्रश्न है, ठीक है। बहुविकल्पी प्रश्नों को चक्कर में तो पढ़ना ही है, मैं तो बहुविकल्पी प्रश्नों का सीरीज कराया भी, पर इसमें देखिए, ये जो कॉन्सेप्ट वाले प्रश्न है, इसमें आप रट नहीं सकते। इसमें प्रश्न में क्या कर सकता है, इसमें बदल सकता है कि 18 है तो यहां पर 20 km/h कर सकता है, यहां पर 24 की जगह यहां पर 30 कर देगा, 50 कर देगा। कॉन्सेप्ट क्या है कि भैया समय बराबर दूरी अपान में चाल होता है, लेकिन चाल को हमें देखना है कि चाल कैसी चाल है। साधारण चाल है कि धारा की दिशा में जा रहा है, तो धारा की दिशा में जब जाएगा ना, तो नाव की चाल जो है धारा की चाल के साथ ऐड हो जाता है, और जब प्रतिकूल दिशा में भैया चलेगा तो नाव की चाल में से धारा की चाल घट जाता है, और इस तरह से ये मामला अपन फिट। समझ में आया? अब इसके आगे आप सॉल्व करेंगे, हमारा इस तरह से बनेगा, ax² बनेगा प्लस bx बनेगा प्लस c = 0 बनेगा। अगर आप श्रीधराचार्य सूत्र लगाएंगे, -b प्लस माइनस √, ठीक है, b² - 4ac अपान में यहाँ पर है बेटा 2a, ये आप करेंगे ना तब हमारा काम हो जाएगा। समझ में आए? इसमें कोई समस्या? बोलिए भैया, ये चीज, ठीक है, अत्यंत सुंदर, बहुत बढ़िया, समझ में आया? तो इस तरह से आप सॉल्व कर लेंगे। देखिए, कुछ काम आपको भी करना पड़ेगा, मैं आपको रास्ता दिखा रहा हूं, हर एक चीज जहां पे आप फंस सकते हैं उसको मैं आपको सॉर्ट आउट कर रहा हूं, बार बार कोशिश कर रहा हूं कि वहां पे आप न फंसें। बहुत बच्चे 1 को यहां पर जोड़ देते हैं, ठीक है, ये धारा की दिशा में जाने में लगा समय है, और धारा की विपरीत दिशा में ये जाने में लगा समय है, ऑब्वियस है भैया कि ये ज्यादा लेगा। तो बराबरी कब होगा, जब एक इसमें जोड़ देंगे, ठीक है। चलिए, अब ये आ जाते हैं 4 नंबर वाले प्रश्नों को, ठीक है। ये तो 2 नंबर वाले प्रश्न है, आ जाते हैं भैया, किन्हीं 5 खंडों को हल कीजिए। जो 4 नंबर वाले प्रश्न आपके कितने आते हैं भैया, 1 2 3 4 5 6। जो 4 नंबर वाले प्रश्न हैं आपको करने हैं 6, ठीक है। और 4 नंबर वाले प्रश्न भी लल्लन टॉप होते हैं, लल्लन टॉप होते हैं। 4 × 6 यानी हो जाएगा 24, ठीक है बेटा। और 6 नंबर वाले प्रश्न आपको 3 करते हैं, यानी 6 × 18 हो जाएगा, ठीक है। तो 18 24 कितना हो गया, 32। अब क्या है भैया, 2 नंबर वाले प्रश्न कितने आते हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 2 नंबर वाले प्रश्न यानी यहाँ पर हो जाएगा 12,
ठीक है। अच्छा 5 खंडों करना है, यस ये हुआ। इसमें कितने प्रश्न करने होते हैं? 1 2 3 4 5 6। अच्छा 6 में से इसमें 5 करना है, ठीक है। तो यहां पर हो जाएगा बेटा 5, ये हो जाएगा 4। 1 मिनट, जो 4 नंबर वाले प्रश्न है वो 5 है। अरे ठीक है, जो भी है, ये प्रश्न जो है बेटा ना, इन्हें लिखिए में से 5 खंडों को करना है ये, और आपको मिलेंगे 6 प्रश्न, यानी 1 प्रश्न की छूट है। और ये सारे प्रश्न बेटा 4 अंक के हैं, ठीक है। ये क्या है भैया? ये है 4 अंक के। क्लियर हुआ? चलिए, और इस तरह के भी प्रश्न आपको देखिए, वर्ड प्रॉब्लम अगर 4 नंबर 6 नंबर वाले प्रश्नों को आपने सही से कर लिया तो बहुविकल्पी प्रश्न तो हम करा ही रहे हैं। देखिए अनसॉल्व में आपको यही करना है। और इसमें क्या है, इस प्रश्न को अगर हम समीकरण बना दें, कह रहा 20 वर्ष पूर्व पिता की आयु जो है पुत्र की आयु की 4 गुनी थी, ठीक है, वो तो होगा ही। पिताजी की उम्र हमेशा ज्यादा ही होगा, हमारी उम्र कभी ज्यादा हो ही नहीं सकती, चाहे 10 वर्ष बाद, चाहे 20 वर्ष बाद, चाहे कभी भी। 4 वर्ष पश्चात, पश्चात मत होता है बाद में, शब्दों का भी खेल है। पिता की जो आयु है 4 वर्ष पश्चात पिता की जो आयु है पुत्र की आयु की भैया आयु से क्या है दोगुनी हो जाएगी। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु, बहुत आसान प्रश्न। वर्ड प्रॉब्लम को आप क्या करते हैं, अगर आपने सवाल कर लेंगे ना तो एग्जामिनर बहुत खुश होता है। इस तरह के सवाल, माना भैया, ठीक है, माना पिता, ठीक है, पिता की जो है वर्तमान उम्र, इस सवाल में आपको लिखना पड़ता है वर्तमान उम्र क्या है, x वर्ष है, ठीक है बेटा, एवं क्या है, एवं पुत्र की जो आयु है, पुत्र की आयु, ठीक है, पुत्र की जो आयु है वर्तमान आयु, यहां पर वर्तमान ही लिखना पड़ेगा, ठीक है। पुत्र की जो वर्तमान आयु है वो वर्तमान आयु है, ये क्या है, y वर्ष है, ठीक है, y वर्ष है। इसमें कोई समस्या? अब सवाल देखिएगा, प्रश्न में वर्ड प्रॉब्लम की खासियत होती है कि प्रश्न जहां से खत्म होता है वहीं से हम प्रश्न की शुरुआत करते हैं। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु पूछ रहा था, हमें नहीं पता है तो हमने मान लिया कि माना पिताजी की जो उम्र है क्या है भैया, x वर्ष है, वर्तमान मतलब प्रेजेंट की, और ओके लड़कवा का कितना उम्र भैया, y वर्ष है। यहां पर नाम नहीं दिया गया, पिता और पुत्र की लेके जो है सवाल बनाया गया। बोलिए हाँ या ना? बहुत बढ़िया, अति सुंदर भाई, मजा आ रहा है, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब कह रहा 20 वर्ष पूर्व, ठीक है। अब यहां पर केस नंबर फर्स्ट देखेंगे, यानी यहां पर कंडीशन नंबर फर्स्ट करेंगे तो 20 वर्ष पूर्व की बात करेंगे। पूर्व का मतलब अगर हम हिंदी में बात करते हैं बेटा पहले होता है, देखिए शब्दों का भी खेल है। अगर कोई पूर्व का मतलब नहीं समझे तो आपका हिंदी पढ़ना बेकार है, ठीक है, ठीक है। सभी बच्चे एक बार वीडियो को लाइक कर देंगे, 500 लाइक का मैंने टारगेट रखा है भाई। कमेंट करके छाप दीजिए कि हाँ सर जो आप अनसॉल्व करा रहे हैं ये बहुत बढ़िया है, ठीक है, बहुत बढ़िया है। क्लियर हुआ? बहुत बढ़िया। 20 वर्ष पूर्व, ठीक है, पहले अगर पिता की उम्र क्या होगी जरा बताइए, पिता की जो आयु होगी, पिता की आयु, तो अब बताइए बड़ा पिता की जो आयु है क्या इसमें से नहीं कट जाएगा, x-20, इसमें कोई समस्या, x-20, समझ में आ रहा है। और 20 वर्ष जो है पूर्व, दो देखिए अगर 20 वर्ष पूर्व यानी पहले पिता की उम्र, अरे भैया अगर प्रेजेंट में 40 हो, एग्जाम्पल खातिर ले लो 40 हो तो 20 वर्ष केहू को उम्र ले ला, जैसे हमारा माला, और प्रेजेंट में 30 हो तो 20 वर्ष पूर्व का रही तो 30 में से 20 घटा देंगे, 10 होगा। अगर पूर्व का मतलब पहले जितना, तो यहां पर क्या है भैया, और 20 वर्ष पूर्व क्या है भाई, 20 वर्ष जो है पूर्व, 20 वर्ष पूर्व, जो सवाल आसान है मैं उसे छोड़ दूंगा। 20 वर्ष पूर्व पुत्र की जो आयु क्या होगी, पुत्र की आयु, ठीक है, पुत्र की जो आयु है बेटा वो क्या हो जाएगा, यहां पर है y-20 वर्ष, ठीक है, y-20 वर्ष। क्लियर हुआ? अब देखिए कह रहा है कि 20 वर्ष पूर्व जो पिता की आयु, पुत्र, देखिए इसमें लिखा है 20 वर्ष पूर्व, इसमें बच्चे क्या करते हैं, 20 वर्ष पूर्व पिता की आयु यानी x-20 तो कर देते हैं, लेकिन लड़कवा का भी उम्र घटी, तो इसमें क्या है, प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, प्रश्नानुसार, ठीक है,
प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, तो ये जो यहाँ पर इनकी जो आयु है यहाँ पर y माइनस 20, ये क्या है भाई x माइनस 20, पिताजी की उम्र कब की 20 वर्ष पहले की, y माइनस 20 क्या है पुत्र की आयु कब की 20 वर्ष पहले, और ये कह रहा है कि पिताजी की जो आयु है उतनी 4 गुना है, ये 4 गुना है, इनकी उम्र 4 गुना है। अरे भैया तो हम चाह रहे हैं कि दोनों के बीच में बराबरी हो जाए, तो 4 का गुणा इसमें ना करेंगे, इसमें 4 का गुणा कर देंगे तो और 16 गुना हो जाएंगे, तो इनके बराबर कैसे होगा। आप समझिएगा, अगर ये उम्र 16 है, ठीक है, अगर ये 12 है बेटा, ठीक है, ये 3 है, यानी 4 गुना है। ये जो 12 है 3 का 4 गुना है कि नहीं। तो अगर हम चाहते हैं कि दोनों के बीच में बराबरी हो, तो जो भैया इसमें 4 का गुणा करना पड़ेगा ना, अपोजिट वाले में करना पड़ेगा। समझ में आया। इस तरह से हमारा हो जाएगा x माइनस 20, ये हो जाएगा बेटा 4y, 20 चौको 80, y को इधर लाएंगे x माइनस 4y, ठीक है, यहाँ पर माइनस 80 प्लस 20, यहाँ पर हो जाएगा माइनस 60, तो यहाँ पर हो जाएगा x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 60। समीकरण नंबर 1, x और y में लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन इन टू वेरिएबल, यानी रैखिक 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को सॉल्व करने का भैया एक तो समीकरण बन गया x और y में, तो दूसरा भी बनेगा। बस आपको धैर्य रखना है, समझना है सवाल को। कह रहा पिता और पुत्र की, अच्छा 4 वर्ष पश्चात। अब देखिएगा भैया केस नंबर जो है सेकंड, यानी हमारा केस नंबर सेकंड क्या है, 4 वर्ष पश्चात। 4 वर्ष पश्चात जो है क्या है, पिता की जो आयु क्या हो जाएगी, पिता की जो आयु है, पिता की जो है आयु क्या हो जाएगी भाई 4 वर्ष, पिता की आयु क्या हो जाएगी x प्लस 4 हो जाएगा, इसमें कोई समस्या नहीं। 4 वर्ष पश्चात, पश्चात मतलब बात, अरे भैया वर्तमान में अगर x है तो 4 वर्ष बाद का हुई 4 वर्ष बढ़ जाए, क्यों को उम्र घटत ना सुन ले हुआ, तो पुत्रों का भी आयु तो वही हाल हो भैया, पुत्र की भी आयु तो हो जाएगी, इसमें बोला नहीं है। लेकिन आप अगर बेटे की आयु बढ़ेगी 4 वर्ष तो लड़कों का ना बढ़ी भैया, यानी 4 वर्ष ये हो जाएगा। वर्ष की बात करें, देखिए सवाल को समझने का प्रयास करें, रटेंगे तो समस्या होगा, और गणित समझने का विषय है, रटने का कतई नहीं है, समझिएगा। तो अब क्या कह रहा है प्रश्नानुसार, क्या कह रहा है भैया प्रश्नानुसार, समझिएगा, मुझे आपको रटवाना ही नहीं है, हमारा टारगेट है कि बच्चा सीख जाए समीकरण बनाना। देखिए बाकी क्वेश्चन हमको मजा नहीं आता जितना इसमें मजा आता है, क्योंकि यही ऐसा, ये वो मैथमेटिक्स है जिसमें हमें दिमाग लगाना पड़ता है, समीकरण बनाना पड़ता है, बना बनाया हुआ नहीं मिलता है आपको। ठीक है, सभी बच्चे पर वीडियो को लाइक कर देंगे। तो कह रहा है पुत्र की जो आयु है, पुत्र की आयु से दोगुनी हो जाएगी, किसकी 4 वर्ष पश्चात जो पिता की आयु है। तो 4 वर्ष पश्चात पिता की आयु क्या है भैया x प्लस 4, पुत्रवा का कितना भैया y प्लस 4, लइकवा को करे। ठीक है, तो इसमें बोला है कि जो क्या है दोगुनी है, इनकी उम्र दोगुनी है, तो हम चाह रहे हैं कि दोनों के बीच में बराबरी है, तो 2 का गुणा इसमें कर देंगे तो बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो x प्लस 4 है तो यहाँ पर हो जाएगा 2y, 4 दूना के 8, y को इधर लाएंगे बेटा x माइनस 2y, ठीक है, 8 माइनस 4, ये हो जाएगा 4, यहाँ पर हो जाएगा x माइनस 2y 4। समीकरण नंबर 2 हो गया। x और y सॉल्व करना है, और x y ऐसा होना चाहिए कि दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए, तब माना जाएगा कि हाँ आपका जो है आंसर सही है बेटा। अगर आप जो है देखेंगे x माइनस 4y इसका यहाँ पर 60 है बेटा, और यहाँ पर x माइनस 2y ये 4। ठीक है, अब देखिए, अब देखेंगे समीकरण यहाँ पर माइनस करेंगे, माइनस कर दीजिए, प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, हो गया। कैसे समीकरण सॉल्व करते हैं, चिन्ह बदल दीजिए, ये x के गुणांक बराबर है, खत्म हो गया। माइनस 4y प्लस 2, यहाँ पर हो जाएगा माइनस 2y, और यहाँ पर हो जाएगा माइनस, ये 64 हो जाएगा, तो y का मान आ जाएगा 32। ठीक है भैया, y क्या हमने माना है पुत्र की, आपको बताना क्या है वर्तमान आयु, एक तो निकल गया। अरे y का मान निकल गया तो x का मान नहीं निकल जाएगा भाई, y का मान 32 यहाँ पर रख देंगे, 32 दूना के 64, 64 को इधर लाएंगे, 64 और 4 कितना हो जाएगा भाई 64 और 4 कितना हो जाएगा 68, ये हो जाएगा 68। बस हो गया, हो गया। आप देख लीजिए
ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई, बहुत अच्छा प्रश्न है, मेरा फेवरेट सवालों में से एक होता है। और अगर आपको भी समझ में आएंगे ना, अगर आपको भी समझ में आ गया ये सवाल, तो आपका भी फेवरेट हो जाएगा, क्योंकि सवाल इसमें बनाना पड़ता है, समीकरण बनाना पड़ता है, सोचना पड़ता है, किसको x माने किसको y माने। लिटरली देखा जाए तो यही आपका सवाल होता है। ठीक है, ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करा दें। ठीक है, समझ में आया। यहां पर अब देखिए कैसे, इसमें कह रहा है कि x यानी 68, ठीक है, ये है x का मतलब यहां पर x क्या है भाई, पिता की आयु, और पुत्र की आयु y। इसमें कह रहा है 20 वर्ष पूर्व। अरे 20 वर्ष पूर्व दोनों क्या हो जाएगा, 20 में अगर इसमें घटा देंगे तो ये हो जाएगा 20 वर्ष पूर्व क्या, 48 में से 20 घटाएंगे कितना हो जाएगा भाई, 68 में से, तो ये 48 हो जाएगा, और इसमें से 20 घटा देंगे तो ये 12 हो जाएगा। अब बताइए 12 4 गुना है कि नहीं, 4 गुना है। ये 68 में से 20 घटाएंगे 48 होगा, और 32 में से यानी जो उसके पुत्र की आयु है, अगर उसमें 20 घटा देंगे तो 12 होगा, क्या 4 गुना है, सही है। अब कह रहा है कि 4 वर्ष पश्चात, तो 4 वर्ष पश्चात वाला देखिए, तो 68 में 4 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 72, और इसमें 4 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 36, क्या 72 36 दोगुना है कि नहीं, दोगुना है कि नहीं, है ना। यानी दोनों कंडीशन, दोनों हमारी जो शर्तें हैं यहां पर अप्लाई हो रही हैं, संतुष्ट हो रही हैं, इसलिए हमारा जो आंसर है वो सही होगा। अगर ये दोनों कंडीशन संतुष्ट नहीं होता तो x और y आपने जो सॉल्व करके निकाला है वो गलत होता। ये होता है दो चर वाले रैखिक समीकरण की खासियत। अब बहुविकल्पी प्रश्नों पे ना जाए भाई, बहुविकल्पी प्रश्नों पे ना जाए, समझ में आया। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एकदम ललन टॉप प्रश्न है भाई, इसको तो मैं सॉल्व नहीं करूंगा, इसमें कुछ नहीं करना है, द्विघात समीकरण बनाना है। तो इसमें क्या होता है, 2 अंडर रूट होता है ना बेटा, तो एक अंडर रूट को एक साइड रखते हैं, यानी 4x - 3, इसका जो टेक्निक है इसको उधर ले जाते हैं, 6 माइनस यहाँ पर हो जाएगा 2x + 3, ये टेक्निक होता है। ठीक है, अब इसका क्या करते हैं, समीकरण 1 का वर्क करते हैं। अगर यहाँ पर वर्क करेंगे ना तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता जाता है, समझ में आया। इसका वर्क कर देंगे क्या, ये पहले आप देखिए ये क्या है, हल करना है ना, तो ये अगर द्विघात समीकरण बना बनाया मिलेगा ना तो आपको सॉल्व करने में नहीं मजा आएगा। यहाँ पर है बेटा ax² प्लस जो है bx प्लस c = 0 के फॉर्म का बनाना है, ठीक है, और x = आप जो द्विघात फार्मूला है -b प्लस माइनस अंडर रूट जो है b² माइनस 4ac अपान में यहाँ पर 2a, ये कर लेना है। इसमें कोई समस्या, कोई परेशानी, कोई दुख तकलीफ नहीं होना चाहिए। समीकरण 1 का क्या कर देंगे बेटा, यहां पर समीकरण 1 का अगर आप वर्ग कर देंगे ना, स्क्वायर कर देंगे तो ये हमारा काम हो जाएगा। वर्ग करने पर कर दीजिए भाई, वर्ग करेंगे यहां पर √4x - 3, पहले इसको देखिए बनाया जाए, ठीक है। यहां पर हो जाएगा 6 माइनस √2x + 3, बोलिए ये हो गया। इसका वर्क करेंगे तो हट जाएगा, ठीक है, ये स्क्वायर हट जाएगा, 4x - 3 हो जाएगा, a - b का होल स्क्वायर, a² यानी 6 का स्क्वायर 36 प्लस इसका स्क्वायर करेंगे, पहले इसको हम कर देते हैं, a² प्लस b² यानी √2x + 3 का स्क्वायर माइनस 2ab क्या हो जाएगा भाई 2x + 3। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, इसमें क्या है, तो ये भैया हो जाएगा भैया 4x - 3, 6 का स्क्वायर कर दे 36, ये अरे भैया अंडर रूट अल्फा है, अगर एक वर्ग करवाना तो अल्फा हो जाए। छोटी छोटी चीजों से आप सीखते हैं, गणित हो या जीवन का कुछ भी हिस्सा हो, अगर आप बहुत जल्दी सीखते हैं ना तो बहुत जल्दी भूल भी जाता है, और चीजों को अगर आप धीरे धीरे सीखते हैं तो बहुत दिमाग में स्थिर होकर बैठता है और गलत नहीं होता भैया। यहां पर इसका हो जाएगा 2x + 3, ठीक है, और माइनस यहां पर 6 गुना के 12 अंडर रूट हो जाएगा 2x + 3। इसमें कोई समस्या, सारे x वाले इधर लाइए, 36 3 39, ठीक है, ये 4x यहां पर हो जाएगा भैया 4x माइनस यहां पर 2x, क्लियर हुआ, ये -3, ये 36 3 39 इधर लाएंगे तो यहां पर हो जाएगा 39 -12 अंडर रूट 2x + 3, ठीक है।
तो 4x ये हो जाएगा यहाँ पर 2x 36 3 39 यहाँ पर 42 हो जाएगा बेटा, 42 हो जाएगा, ये हो जाएगा -12 अंडर रूट यहाँ पर 2x + 3। क्लियर हुआ? बस हो गया। ये समीकरण हमें द्विघात समीकरण बना बनाया नहीं दिया, अगर बना लेंगे ना तो सवाल सॉल्व हो जाएगा। अगर बना लेंगे तो इसमें कोई समस्या नहीं होगा। बना लेंगे तो देखिए क्या 4x इसमें कॉमन ले लेंगे 2, ठीक है बेटा, तो यहाँ पर हो जाएगा x माइनस यहाँ पर हो जाएगा 21, इसमें कोई समस्या नहीं, यहाँ पर -12 है, ठीक है। और अंडर रूट कितना है भाई, अंडर रूट 2x + 3। अब हो गया, 2 से काट देंगे, यहाँ पर हो जाएगा 6, ठीक है, तो x - 21 हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा -6 अंडर रूट जो हो जाएगा 2x + 3। अब जो है ये हमारा समीकरण नंबर 2। ये अंडर रूट हटाना अपने आप में बड़ी कला है। एक अंडर रूट फिर दिख रहा है, वर्ग करेंगे और वर्ग करेंगे फिर सबको x² वाला टर्म एक साइड, x वाला टर्म सबको लाएंगे तो द्विघात समीकरण बनेगा। फिर से भैया वर्ग करने पर, किसका, इसी का करेंगे ना, वर्ग करने पर। देखिए बेटा आप जो भी क्वेश्चन करना है ना, x - 21 इसका स्क्वायर कर देंगे भाई, -6 का स्क्वायर कर देंगे 36 हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे ये अंडर रूट हट जाएगा, ये चीज बस हो गया। यही चीज आपको करना है। a - b का होल स्क्वायर यानी a स्क्वायर 21 का स्क्वायर करेंगे 441 हो जाएगा, -2ab करेंगे, एक यहाँ पर हो जाएगा 42x 72x 36 18 3 3 9 1 10 108 हो जाएगा। अब सबको एक साइड ढकेल लीजिए, ठीक है, ये हो जाएगा x स्क्वायर -42x, ये -72x हो जाएगा बेटा, प्लस यहाँ पर हो जाएगा 441 -108 = 0, ठीक है, ये हो जाएगा x स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 4 7 4 11, 2 दूना के 4 7 4 11 कितना हो जाएगा भाई 100 लग रहा है 14x हो जाएगा, प्लस 11 यहाँ पर हो जाएगा 3 में से यहाँ पर 3 4 में से 1 जाएगा 3, ये हो जाएगा आपका ये चीज। तो फाइनली हमारा ये द्विघात समीकरण बना, ये बना, ठीक है। ये तो बड़ा आसान हो गया, इसमें कुछ नहीं करना भाई, 111 का गुणा 3 में करेंगे ना तो 3 एकम 3 3 एकम 3 3 एकम 3 और 111 को अगर आप ऐड कर देंगे ना तो 114 आ जाएगा। ये सब बना हुआ है। मेन चीज क्या था, ये बनाना। इसमें 2 बार वर्ग करना पड़ेगा, वर्ग करना पड़ेगा, लेकिन आपको इसमें स्टाइल के साथ करना है, ये नहीं कि सिर्फ वर्ग ही किए जा रहे हैं। यहां पर वर्ग किए, यहां पर x - 21 का क्या फार्मूला यूज हुआ है भाई, फार्मूला क्या यूज हुआ है, a - b का होल स्क्वायर क्या होता है भाई, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab, बस यही तो फार्मूला यूज हुआ है। समझ में? देखिए नए साल जरूर हो गया है, अगर आप पुराने साल में क्या किए नहीं किए, कितनी लापरवाही तो सभी करते हैं जब तक प्रेशर नहीं आता है, कोई पढ़ता वढ़ता है नहीं, ठीक है, चाहे हमारी बात हो चाहे आपकी बात हो। ये हर छात्रों की कहानी है, हर व्यक्ति की कहानी है कि जब तक उस पर ऊपर प्रेशर नहीं आता, वो सीखता नहीं है, वह उतनी निरंतर साथ कार्य नहीं करता। तो इसका द्विघात समीकरण क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा x स्क्वायर, दोनों माइनस ले लेंगे तो -111x माइनस यहाँ पर 3x प्लस 333। क्या किए भाई, यहाँ पर अगर -111 ले लें और -3 ले लें, -111 का गुणा -3 में करेंगे तो प्लस 333 आएगा और दोनों को जोड़ेंगे तो -114 आ जाएगा। इस तरह से हमारा काम हो जाएगा भाई, ठीक है। दोनों जगहों पर क्या कॉमन है, x -111 हो जाएगा -3x -111 = 0। दोनों जगहों पर x -111 अगर आप कॉमन ले लेंगे x -3 हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा। तो x का मान बारी बारी से करेंगे, दोनों को ब्रैकेट 0, तो x का मान 111 और x का मान 103 आएगा। इसमें क्या कह रहा है, हो गया द्विघात समीकरण। अगर जरा सोचें कि अगर ये प्रश्न हमें बना दे कि x स्क्वायर माइनस क्या है भाई 114, इसमें कोई समस्या नहीं, प्लस है 333 = 0, ये अगर आपको बनाया मिल जाए तो इसमें सवाल क्या बना, ये सवाल कुछ बना ही नहीं, इसमें जान क्या है, कुछ जान नहीं है, ठीक है, कोई भी सॉल्व कर लेगा। लेकिन मजेदार वाली बात ये है ना कि ये समीकरण बनाना, ठीक है, और ये समीकरण बनाने में ही ये क्वेश्चन हमारा 4 नंबर का बनता है। क्या
बिंदु फलाना फलाना फलाना, ये कॉमा है बेटा, 3,2 3,2 -2 -3 2,3 एक त्रिभुज बनाते हैं? यदि हाँ तो बताइए कि किस प्रकार का त्रिभुज बनता है। त्रिभुज बनने का एक कंडीशन होता है कि देखिए बेटा, इसमें क्या होता है कि किन्हीं दो भुजाओं का जो योग है, अगर इसको समझिएगा, दुनिया में कोई भी त्रिभुज होगा, ठीक है, ये ए है, ये बी है, वर्टिसेस है, इसकी भुजा की लंबाई ए मान लेते हैं, ये बी मान लेते हैं, ये सी मान लेते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है त्रिभुज में कि दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी से बड़ा होता है। ए प्लस बी का योग बड़ा होगा सी से, ठीक है, बी प्लस सी का जो योग बड़ा होगा ए से, और सी प्लस बी का जो योग है, ठीक है, ए प्लस सी का जो योग होगा बड़ा तीसरी भुजा से। ये हमेशा होल्ड होता है। और साथ में यही नहीं कि दो भुजाओं को जो अंतर होता है, यानी ए माइनस बी वो छोटा होना चाहिए सी से, बी माइनस सी का अंतर होना चाहिए, छोटा होना चाहिए ए से, ठीक है। और साथ में ए डिफरेंस की बात हम कर रहे हैं, और ए माइनस सी का जो डिफरेंस है, यानी दो भुजाओं का जो अंतर है वो हमेशा तीसरी भुजा से छोटा होना चाहिए। ये चीज हमेशा ये ट्रायंगल में एप्लीकेबल, ये सब 9th की चीजें हैं, 8th और 9th की चीजें, ठीक है। कुल मिला के आपको कुछ करना नहीं है, त्रिभुज के तीनों, ठीक है, शीर्षों के निर्देशांक दिए हैं, ठीक है। अगर इसका निर्देशांक दिया है बेटा 3,2 है, और इसका जो निर्देशांक है अगर हम b मान लेते हैं, इसका निर्देशांक -2, -3 है, ठीक है, और इसका निर्देशांक c है 2,3, ठीक है। तो ये चीज आपको निकालना है। कुल मिला के आपको ये लंबाई निकालना है, x निकाल दीजिए, y निकाल दीजिए, z निकाल दीजिए। अरे दो बिंदुओं के बीच का दूरी, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, यही तो निकालना है। और ये डायरेक्ट नहीं कह रहा है प्रश्न। अगर हम ये आपको सवाल दे दें कि ये लीजिए बिंदु 3,2 और ये लीजिए बिंदु -2,3, इसके बीच का दूरी निकालिए, ये कोई सवाल बना है? वही काम करना है। दो बिंदुओं के बीच का दूरी का जो सूत्र होता है, यानी कि किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच का दूरी का सूत्र जो फार्मूला हो जाता है, याद होगा बेटा x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का स्क्वायर, ठीक है। ये, या अगर ये नहीं तो यहाँ पर हम बात करते हैं बी ए भी, बात वही होता है। यहाँ पर चाहे x1 - x2 निकाल दें का स्क्वायर, चाहे y1 - y2 का स्क्वायर, ये कर दें। दूरी अगर a से b की जितनी दूरी होगी वही b से a की कहलाएगी। अगर a से b की दूरी 4 किलोमीटर है तो b से a में कितना होगा, वही भी 4 ही किलोमीटर होगा। बस यही एक बात हुआ, समझ में? सभी बच्चे वीडियो को लाइक कर दें भाई, सभी बच्चे एक बार वीडियो को लाइक कर दें। क्लास जो है जबरदस्त, ठीक है। तो ये काम करेंगे आप, ए बी निकालेंगे, वाई निकालेंगे, जेड निकालेंगे, आप देखिएगा। और कभी कभी ये आप देखेंगे ना कि अगर तीनों भुजाओं की लंबाई बराबर आ गई तो समबाहु त्रिभुज हो जाएगा। अगर x बराबर आ गया y बराबर z तो ये क्या होगा, समबाहु त्रिभुज हो जाएगा। अगर दो बराबर है, यानी x बराबर y, ये बराबर नहीं है तीसरी भुजा के, तो समद्विबाहु। और तीनों बराबर नहीं है तो विषमबाहु त्रिभुज होता है, ठीक है। और कहीं पे भी ऐसा आ गया अगर एक भुजा का वर्ग बाकी शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर हो रहा है, ठीक है। इसमें हमको नहीं पता है कि एक्स स्क्वायर का वर्ग वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर के इसके बराबर होगा, या ये भी हो सकता है वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है। या अगर ये नहीं हो सकता है तो यहाँ पर जेड स्क्वायर, यहाँ पर है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अगर ऐसा हो गया तो हम कहेंगे कि समकोण त्रिभुज बनना है, राइट एंगल ट्रायंगल बनना है। ये राइट एंगल ट्रायंगल में ही अप्लाई होता है, तो त्रिभुज हमारा समकोण त्रिभुज होगा। ये आपका काम है कि ये लंबाई निकालना, ये निकालना, ये निकालना। आप इसके सर पर क्या कर देंगे, x1, y1 कर देंगे, गलत ना हो, ठीक है। इसको आप x2, y2 कर लेंगे, और यहां पर आप क्या कर लेंगे भाई, x3, y3 कर लेंगे। ये तो गलती नहीं होगा, समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊंचाई एवं दूरी का क्वेश्चन है बेटा, ऊंचाई एवं दूरी का क्वेश्चन है। इसको आपको खुद से करना है। एक नदी के पुल के, ये क्वेश्चन मैंने कराया हुआ है, अनुमान कोण। इस क्वेश्चन को मैं होमवर्क देता हूं, क्या देता हूं भैया, होमवर्क देता हूं। अभी हाइट एंड डिस्टेंस के सवाल कराए हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन होमवर्क है, और प्लीज आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है, आई काइंडली रिक्वेस्ट प्लीज सॉल्व दिस क्वेश्चन, ठीक है। ये आप सॉल्व करेंगे खुद से, सॉल्व करेंगे भैया खुद से, ठीक है। सॉल्व इट, कुछ क्वेश्चन आप भी सॉल्व करेंगे, सारे हम ही करेंगे। कोई बड़ा सा दिख रहा है?
500 लाइक का टारगेट हमने रखा भाई, 500 प्लस का। क्या गलत है? अच्छी चीज की चाहत रखना क्या गलत है? हम अगर चाहते हैं कि मेरे बच्चे 500 लाइक कर दें वीडियो को, तो क्या मैं गलत हूं? इतना मेहनत से आपके साथ जुड़े हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखेंगे बेटा, इस क्वेश्चन को देखेंगे, बड़ा आसान क्वेश्चन है यहाँ पर, ठीक। को हल कीजिए। हल करने का मतलब है यहां पर, चलिए इसको देखते हैं क्या करना है भाई। ये देखते हैं इसको क्या करना है, कुछ बनता है। कॉस स्क्वायर थीटा अपान में कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉस, तो इसमें थीटा, एक तरह से कहना है कि थीटा का मान, हल करने का मतलब थीटा का मान बताना है। हाँ, कैसे होगा? एक त्रिकोणमिति जो अनुपात आपको भाई हल कीजिएगा, मतलब थीटा का मान बताना है। ये आपको फार्मूले बताए, खूब डिस्कस किए गए थे ना, ठीक है। इस पर देखिए, यहाँ पर फार्मूला, वो पहला फार्मूला है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस जो है बेटा कॉस स्क्वायर थीटा, ये क्या होता है? 1 होता है। इसमें कोई समस्या नहीं। यहाँ पर हो जाता है सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू, यहाँ पर हो जाता है 1 प्लस बेटा यहाँ पर हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा, इसमें भी कोई समस्या नहीं। यहाँ पर हो जाता है कॉसेक स्क्वायर थीटा, यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। देखिए, अब देखते इसी में बैठाते हैं क्या सीन है। ये हमारे त्रिकोणमिति सर्व समकाएं हैं। अगर इसका प्रयोग करते हुए बहुत आसान होता है। पहले आप देखिए ना क्या है, पहले 3 का, ये 3 लिखा है ना बेटा, यहाँ पर देखिए कॉस स्क्वायर थीटा अपान में, इसको उधर लेके चले जाते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा 3, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कॉट स्क्वायर थीटा माइनस यहाँ पर हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। इसमें कोई दिक्कत नहीं, देखते हैं क्या होता है, ठीक है। तो अगर ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा, यहाँ पर 3 इंटू कॉट स्क्वायर थीटा माइनस यहाँ पर 3 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। इसको इधर लाइए, कॉस स्क्वायर वाले को एक साइड करिए, ये तो कॉस स्क्वायर थीटा पहले से पड़ा है, इसको इधर लाएंगे तो 3 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा 3 इंटू यहाँ पर 3 इंटू कॉट स्क्वायर थीटा, कोई दिक्कत। ये एक कॉस स्क्वायर थीटा है, ये 3 ठो है, तो कितना हो जाएगा भैया? 4 ठो नहीं हो जाएगा? 3 कॉस स्क्वायर थीटा। और ये जरा बताएं, कॉट स्क्वायर थीटा का फार्मूला क्या होता है? ये हो जाएगा ना कॉस स्क्वायर थीटा अपान में साइन स्क्वायर थीटा। ये फार्मूला याद आ रहा है? ये फार्मूला भाई कि जो टेन थीटा का फार्मूला होता है, टेन थीटा क्या होता है? साइन थीटा अपान में कॉस थीटा, ठीक है। और जो कॉट थीटा का फार्मूला होता है, ये हो जाता है बेटा कॉस थीटा अपान में साइन थीटा। देखिए, मैं बार बार कहता हूं, शुरू से कहता आ रहा हूं कि अगर आपके फार्मूले रेडी हैं तो आपकी आधी समस्या दूर। समझ में आ रहा है? आपकी आधी समस्या दूर हो गई भैया। और यकीन मानिए कि ये जो है कॉस स्क्वायर थीटा और ये कॉस स्क्वायर थीटा कट गया, तो बचा यहाँ पर 4, ये ऊपर बच गया 3, नीचे बच गया भैया साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो इसको इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा 4 साइन स्क्वायर थीटा, 4 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3/4, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा बेटा साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? स्क्वायर हटता है तो यहाँ पर आ जाता है अंडर रूट, ठीक है। और ये 3 का तो निकलेगा नहीं, तो ये अंडर रूट 3 रहेगा, 4 का वर्गमूल हो जाएगा अंडर रूट 3/2। और साइन थीटा में कितने का मान होता है भाई? साइन थीटा ये हो जाता है साइन 60 डिग्री का मान, ठीक है। साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है? अंडर रूट 3/2। और अंडर रूट 3 तो साइन से साइन कट जाएगा, तो थीटा आ जाएगा भैया 60 डिग्री। यानी कि यहाँ पर अगर यहाँ पर थीटा 60 डिग्री रखा जाए तो ये इसका मान 3 आएगा। बस हो गया। तो छोटी छोटी चीजों, देखिए बहुत रॉकेट साइंस नहीं यूज किए, ऐसा यूज नहीं किए कि आपको चीजें समझ में ही नहीं आए। समझ में आया? ऐसा कुछ यूज नहीं किया गया। समझ में आया? ठीक है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, बहुत इजी क्वेश्चन है। टेन थीटा बराबर साइन थीटा अपान में कॉस थीटा और कॉट थीटा बराबर में ये चीज यूज किया गया है इसमें। चलिए, टेंगल वाला तो अभी नहीं कराया गया है, ठीक है। चलिए, हाँ, कुछ प्रश्न 2 नंबर के भी हैं, ठीक है बेटा। ये बहुविकल्पी प्रश्न 20 आता है तो उसको करना ही है। चलिए, बहुविकल्पी प्रश्न में क्वेश्चन को अपडेट अभी करा दे रहा हूं ऐप में। और संजीवनी बैच में जो भी बच्चे अभी नहीं जुड़े हैं ना, फटाफट जुड़ जाएं। कोर्स में खास क्या है, टॉप 100 जो सिलेक्टेड क्वेश्चन है, अगर आपने इसको कर लिया भैया
और जो बहुविकल्पी प्रश्न हम 150 कराए हो तो कराए आप देखेंगे सॉल्यूशन के साथ विथ एक्सप्लेनेशन के साथ मैंने आपको प्रोवाइड किया। ऐसा नहीं ये मात्र 499 में पास होने की गारंटी है भाई। पास फर्स्ट डिवीजन तो कोई रोक नहीं सकता। हमको लाना है ज्यादा मार्क्स। फर्स्ट डिवीजन तो हम कुछ क्वेश्चन मैं करा दूं उसमें ही आ जाए, लेकिन ठीक है ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा भाई। शुरुआत के 500 छात्रों के लिए और ये 7 जनवरी से लेके आपके एग्जाम तक वैलिड रहेगा, जब तक आपका एग्जाम खत्म नहीं हो जाए। ये संजीवनी बैच, जैसा कि आप सभी को पता है कि हनुमान जी ने जो लक्ष्मण जी को संजीवनी दिया था, पूरे पहाड़ों में से छान के जो जड़ी बूटी लाया था ना, वही काम किया और उससे भगवान लक्ष्मण जी है दोबारा जिंदा हुए, जिससे क्या हुआ कि एक उसी तरह से आपकी भी स्थिति है। आपको लग रहा है कि यार मैं तो घायल हूं, मैं अब बचूंगा नहीं, ठीक है। एग्जाम के इस वार से जब से एग्जाम डेट आया है ऐसा लग रहा है कि हमारे सीने में तीर चल गया और उसी तीर को भैया निकाल के उसके घाव को भरने का काम किया है शुभम क्लासेस और हमारी पूरी टीम। और इस तरह से जो क्वेश्चन कराया जा रहा है आप जरूर आप करें, आप जरूर सफल होंगे बेटा। निरंतर प्रयास करें। बहुविकल्पी प्रश्न को आप सॉल्व करेंगे क्योंकि बहुविकल्पी प्रश्न मैंने कराए हैं, ठीक है। मैं एक बार ये सारे क्वेश्चन मैं अपडेट करवा दे रहा हूं और ये सारे क्वेश्चन, ये क्वेश्चन होमवर्क है, ठीक है, तो आप करेंगे। मैंने कोशिश किया कि लगभग हर प्रकार के क्वेश्चन को कराया जाए और जो क्वेश्चन आपसे नहीं होने लायक थे मैंने उसको स्पेशली क्या किया, यहाँ पर प्रथम n धन पूर्णांकों का योग बताइए, बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए तो इसे क्वेश्चन और भी करते हैं। मेरा कोशिश है कि जो 4 नंबर और 6 नंबर वाले प्रश्न है ना पहले उसे कराया जाए, ठीक है। 4 नंबर वाले प्रश्न आपको 5 ही करने हैं भाई। 4 नंबर वाले जो प्रश्न है आपको ये करने हैं। 4 नंबर वाले प्रश्न कितने भाई, कितने हैं भाई, 5 है, तो यानी हो गया 5 को 20, ठीक। और 6 अंक वाले जो हैं आपको कितने प्रश्न है, 3 है, यानी 6 18 हो गया, ठीक है। और 2 नंबर वाले प्रश्न जो हैं आपको करने हैं 6 दूना के 12 हो गया। और जो 1 नंबर वाले प्रश्न हैं वो करने हैं 20, यानी हो गया 20, ठीक है। 18 12 कितना हो जाएगा, 30 20 50 20 70 हो जाएगा, 70 अंक हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो हमारा जो मेन मोटिव अभी फिलहाल हमारा ये है कि ये जो आपका 18 अंक है बेटा और ये आपका जो 12 नहीं ये 20, ठीक है, इस पर हमारा पूरा फोकस है। 20 तो ये भी है, 4 नंबर वाले प्रश्न भी जो 5 तो करने हैं इस पे। अगर ये 20 18 अगर हमने कवर कर लिए बढ़िया से, इसको हम लॉन्ग क्वेश्चन की श्रेणी में रख सकते हैं, ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन। समझ में आया बच्चा। और 500 लाइक हमने टारगेट रखा है और आई होप आप जरूर कर देंगे। कितना लाइक हमने किया, सारे बच्चे कमेंट करके बताएंगे कि हाँ सर आज का सेशन और जो आपने क्वेश्चन कराए वो मुझसे हो गए और पूरी तरह से समझ में आए। अगर कोई डाउट है तो आप जरूर कमेंट करके पूछ दीजिएगा। हमारे टेलीग्राम चैनल शुभम क्लासेस पे आप सर्च करेंगे, टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं। और चैनल को जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर ले। शुभम क्लासेस ही आपका बेड़ा पार लगाएगा, आपके नैया पार लगाएगा ये आपसे। तो इस तरह के अनसॉल्व पेपर, ये तो पहला था, एक ट्रेलर है। 7 तारीख के बाद देखिएगा गजब का माहौल बनेगा भाई। 7 जनवरी, ठीक है। तो 500 लाइक आई होप आप फटाफट कर देंगे, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही बच्चों। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। ठंड का मौसम थोड़ा ज्यादा है तो सतर्क भी रहिए, क्योंकि तबीयत खराब होना मतलब आप करीब 1 से 2 लाख बच्चों से पीछे हो जाएंगे। क्योंकि अगर आपकी तबीयत खराब है और आप सो रहे हैं उस समय, तो उसी समय कोई बच्चा पढ़ रहा होगा और निश्चित रूप से वो आपसे आगे निकल जाएगा। इस बात की भी लड़ाई है कि आप अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखें, अपनी तबीयत का ख्याल खुद रखना पड़ता है, ठीक है। दूसरों पे भरोसा ना करें, स्वयं पे भरोसा करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, जय भारत।